कैसे हो मेरे प्यारे हवलदार और हवलदारनियों। आज हम करने वाले हैं संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम और ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का। कंप्लीट इसकी थ्योरी और एमसीक्यूज़ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आपके मैसेजेस आ रहे थे, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर आप AWTPO HC मिस्टल के मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं जो कि पैटर्न बेस्ड हैं, अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। इस टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की और लेटेस्ट क्वेश्चंस पर आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट ये देखने को मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट के अंदर आपको 2021 और 2022 के क्वेश्चन का कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल आपके एग्ज़ाम के अंदर रहने वाले हैं। एक बार आप विजिट कीजिए रैंकर्स IQ एप्लीकेशन पर, डेमो लगा कर देखिए तो आपको पूरा डिफरेंस पता लग जाएगा। जो आपको कंटेंट अदर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो रहा है और रैंकर्स IQ एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो रहा है, तो उसके अंदर दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपकी पैटर्न बेस्ड हैं दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से आपको रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @DPSC 2022 सर्च करके। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और PDFs हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो आप सभी को पता है, रात को 11-11 1-1 कईयों का तो सुबह तक कम्युनिकेशन चलता रहता है। मेरे बाबू ने खाना खाया, सामने से रिप्लाई आएगा हाँ खा लिया। तो क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में? कम्युनिकेशन हो रहा है। जब दो बंदे आपस में हाय हेलो करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। मैं यहाँ से बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किसी लोकेशन पर बैठकर पढ़ रहे हो। कोई मध्य प्रदेश से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, ठीक है। तो मैं आपके पास मैसेजेस भेज रहा हूँ, ठीक है, और आप मैसेजेस को रिसीव कर रहे हो, उन सिग्नल्स को आप रिसीव कर रहे हो। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यही होता है आपका कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ सक्सेसफुली सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये आपकी एक प्रोसेस होती है, इसके अंदर मैसेजेस को सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। हिंदी में बोले तो संचार। तो संचार क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेशों को सफलतापूर्वक भेजने और प्राप्त करने की जो आपकी प्रक्रिया रहेगी वो रहेगी आपकी संचार, ठीक है। तो काफ़ी इजी डेफिनेशन है, सभी को पता है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि एलिमेंट्स बता मेरे भाई कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। तो हम उसको बोलेंगे, हम बता देंगे बाबूजी इसके अंदर आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं 3: ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। यूज़र के बाद जो सिग्नल्स होते हैं आपके ट्रांसमीटर के पास जाते हैं। ट्रांसमीटर उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके चैनल के पास भेज देता है। चैनल उन सिग्नल्स को रिसीवर के पास भेज देता है और रिसीवर के बाद वो यूज़र के पास चली जाते हैं। और दोस्तों ट्रांसमीटर की और रिसीवर की अलग अलग लोकेशन हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ हरियाणा के अंदर, आप कहीं बैठे हो दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, तो हम दोनों की जो लोकेशन है वो अलग अलग है। तो यही यहाँ पर बोल रखा है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मे बी इन डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। ट्रांसमीटर और रिसीवर की विभिन्न भौगोलिक स्थान आपके हो सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे आपके सामने कम्युनिकेशन का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इन्फॉर्मेशन सोर्स, जैसे मैं हूँ एक इन्फॉर्मेशन सोर्स, मैं कोई सिग्नल्स जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। सिग्नल से जा रहे हैं आपके एज ए मैसेज ट्रांसमीटर के पास। ट्रांसमीटर के पास वो सिग्नल्स जाने के बाद ट्रांसमिट हो जाते हैं और ट्रांसमिट होते हैं आपके चैनल के थ्रू। चैनल के बाद वो सिग्नल्स जाते हैं आपके रिसीवर के बाद, रिसीवर के पास, और रिसीवर उन सिग्नल्स को यूज़र के पास भेज देता है। इन सारी बातों पर एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, चैनल क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, और आपका नॉइज़ क्या होता है। जो आपका जो नॉइज़ है ये आपका चैनल के ऊपर आता है। ये आपके अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये इनसाइड भी होते हैं और आउटसाइड भी होते हैं। आगे हम इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आती है आपकी कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है डेफिनेशन से। सबसे पहले आता है दोस्तों इंफॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाएगी। तो क्या होता है? द सोर्स जनरेट ए सिग्नल्स दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन दैट मस्ट बी डिलीवर।
ये आपका एक सोर्स होता है जो सिग्नल्स जनरेट करता है और उन सिग्नल्स के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सिग्नल्स जनरेट कर रहा हूँ और इन सिग्नल्स के अंदर क्या है, आपकी एक इन्फॉर्मेशन है और यही इन्फॉर्मेशन क्या की जाती है, आगे डिलीवर की जाती है। तो क्या हो जाऊँगा मैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स। सेकंड यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है सिग्नल। सिग्नल क्या होता है, तो ये क्या होता है, द टर्म सिग्नल्स रेफर टू द इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन। सिग्नल के अंदर क्या होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर होती है जिसे ट्रांसमिट किया जाता है। सिग्नल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर जिसे सुटेबल किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो हिंदी में देख लो, शब्द सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त विद्युत रूप में आपकी सूचना को संदर्भित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर यहाँ पर क्या रहेगा, डेफिनेशन देखते हैं। ए ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल सो एज मेक इट टू सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू ए चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। ट्रांसमीटर क्या करता है, इनकमिंग मैसेज को रिसीव करके चैनल के थ्रू यूज़र के पास भेजने का आपका काम करता है। तो यही इसकी डेफिनेशन रहेगी। एक ट्रांसमीटर आने वाले संदेश सिग्नल को संसाधित करके चैनल के माध्यम से आपका यूज़र तक भेजता है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा ट्रांसमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन आती है, चैनल क्या होता है। तो चैनल क्या करता है, ये कनेक्ट करता है और ये आपका एक फिजिकल मीडियम होता है। जैसे आपके वायर्स वगैरह होती हैं या वायरलेस चैनल्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, आपके चैनल्स, और ये कनेक्ट करते हैं ट्रांसमीटर को और रिसीवर को। जैसे यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम के अंदर देखिए, ये आपका चैनल रहेगा और ये रहेगा आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर। ठीक है, तो चैनल क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर को और रिसीवर को कनेक्ट करने का यहाँ पर काम करता है। और चैनल के अंदर क्या आती हैं, आपकी वायर्स आती हैं, वायरलेस चैनल, वायरलेस आपके चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को क्या बोलते हैं हम, चैनल। डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि ये कनेक्ट करता है ट्रांसमीटर को और रिसीवर को, और इसके अंदर आपकी वायर केबल्स वगैरह आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका नॉइस। ये सारी डेफिनेशन पूछी जाती हैं। तो नॉइस क्या होता है, नॉइस रेफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल्स। इसको हाईलाइट कर लेना कॉपी में। Noise refers to the unwanted signals that tend to disturb the transmission and processing of message signal in a communication system. नॉइस आपके एक अवांछित संकेत होते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो डिस्टर्ब करते हैं मैसेज सिग्नल के ट्रांसमिशन और प्रोसेसिंग को कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी डेफिनेशन है। ये आपके एक प्रकार के अनवांटेड सिग्नल होते हैं जो ट्रांसमिशन को और प्रोसेसिंग जो आपकी होती है मैसेज सिग्नल की, उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। और जो आपका सोर्स होता है जो जनरेट करता है नॉइस, ठीक है, तो वो जो आपका नॉइस होता है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड द सिस्टम भी हो सकता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, नॉइस आपका इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया होगा आपको रव। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर प्योर हिंदी होती है, यहाँ पर हम आपके लिए गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, तो ये थोड़ी सी हिंदी आपकी नॉर्मल रहती है। वहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन देखने को मिलेगी। हिंदी में बोलते हैं इसको रव। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, याद रखनी है। तो ये क्या होता है, ए ट्रांसड्यूसर इज़ ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, तो ये क्या करते हैं आपके, ए डिवाइस दैट ट्रांसलेट फिजिकल वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लक्चुएशन। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको ट्रांसलेट किया जाता है। और फिजिकल वेरिएबल्स के अंदर क्या आते हैं, प्रेशर हो गया आपका, प्रेशर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो इन सारे फिजिकल वेरिएबल्स को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम आपका ट्रांसड्यूसर करता है। और आउटपुट के पास वही आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। एज ए रिजल्ट आउटपुट वुड बी द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, आउटपुट जो यहाँ पर निकलेगा आपका एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में निकलेगा। तो ऊपर वाली पॉइंट आपको
आपको याद रखना है, ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं आपके ट्रांसड्यूसर। अब आते हैं आपके सिग्नल्स टाइप, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हैं। सिग्नल्स दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। सिग्नल्स आर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के अंदर जो आपके सिग्नल्स की टाइप होती है वो होती है आपकी दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट आता है आपका एनालॉग सिग्नल और सेकंड आता है आपका डिजिटल सिग्नल। दोनों आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% देखने को मिलेगा। तो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर क्या होते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट फ्लक्चुएशन होते हैं। एज ए रिजल्ट सिंगल वैल्यू, ये याद रखना है पॉइंट, सिंगल वैल्यू टाइम फंक्शंस इसके अंदर आपके रहेंगे। ए साइन वेव इज़ ए बेसिक एनालॉग सिग्नल्स। इसके अंदर मेरे भाई आपके कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर और करंट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। और साइन वेव जो आपकी रहती है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये आपका एनालॉग सिग्नल का एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। साइन वेव जो रहती है आपकी एनालॉग सिग्नल की आपकी प्रकार रहेगी। और इस सिग्नल के अंदर, एनालॉग सिग्नल के अंदर आपके कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर और करंट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं और सिंगल वैल्यू टाइम फंक्शन यहाँ पर आपके रहेंगे। एनालॉग सिग्नल्स किस किस के अंदर होते हैं, आपके टेलीविज़न, साउंड और पिक्चर ट्रांसमिशन के अंदर आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, टेलीविज़न साउंड के अंदर किस प्रकार के सिग्नल्स आपके होते हैं, तो ये होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल। पिक्चर ट्रांसमिशन के अंदर किस प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ से सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है आपका ए डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या है, ए डिजिटल स्टेप वैल्यू इज यूटिलाइज्ड। अंकीय सिग्नल क्या होते हैं, ये क्रमवार विविक्त मान प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं मेरे भाई, इस प्रकार से ये कुछ आपके क्रमवार वैल्यूज़, डिजिटल वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दर्शाई जाती हैं। और इसके अंदर जो आपकी लो वैल्यू होती हैं, लो लेवल होता है, उसको दर्शाते हैं 0 से। और जो आपकी हाई वैल्यू होती है यानी कि हाई लेवल होता है, उसको 1 से दर्शाया जाता है। बाइनरी सिस्टम का इसके अंदर यूज किया जाता है। और बाइनरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, 0 और 1। 0 आपका लो लेवल रहेगा जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, और 1 आपका यहाँ पर हाई लेवल रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ आपको देखने को मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। ए डिजिटल स्टेप वैल्यू इज यूटिलाइज्ड इन डिजिटल सिग्नल। और एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कांस्टेंट वोल्टेज के और करंट के फ्लक्चुएशन मिलते हैं देखने को। और साइन वेव आपका एनालॉग सिग्नल यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब आता है आपका डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट, इन पॉपुलर यूज़ ए यूनिवर्सल डिजिटल कोडिंग स्कीम सच एज BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड एस्काई, ठीक है। जो आपकी डिजिटल कोडिंग स्कीम्स हैं कौन कौन सी, बाइनरी कोडेड डेसिमल और एस्काई। एस्काई की फुल फॉर्म आपको पता ही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इनके अंदर आपका क्या रहेगा, डिजिटल सिग्नल ही रहेगा। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल है। यहाँ पर आपको कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर और करंट के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं। और ये हो गया आपका डिजिटल सिग्नल, जिसके अंदर लो लेवल जो आपका होता है वो 0 होता है। और हाई जो आपका लेवल होता है वो 1 यहाँ पर रहता है। और डिजिटल वैल्यूज़, डिस्क्रीट वैल्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर आपका बाइनरी सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रहेंगे आपके एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट आता है आपका रिसीवर। तो रिसीवर की डेफिनेशन क्या है, ए रिसीवर एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। ये क्या करता है, चैनल का जो आपका आउटपुट होता है वहाँ से जो इसके काम के मैसेज होते हैं, जो इसके पास मैसेज ये रिसीव करता है, उससे ये डिज़ायर्ड जो काम के आपके मैसेज सिग्नल होते हैं, डिज़ायर्ड मैसेज सिग्नल होते हैं, उन्हें रिसीव करने का ये काम करता है। कौन करता है, आपका रिसीवर, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डिज़ायर्ड मैसेज सिग्नल को। और कहाँ पर करता है, एट द चैनल आउटपुट, ठीक है। चैनल आउटपुट क्या होता है, चैनल के बाद जो आपका सिग्नल जाता है वो किसके पास जाता है, रिसीवर के पास जाता है। और फिर रिसीवर क्या करता है, उससे मैसेज सिग्नल को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि निकालने का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी यही है, एक रिसीवर चैनल आउटपुट पर प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल क्या करता है, निकालने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका एटीन्यूएशन।
इम्पोर्टेंट है एटीन्यूएशन, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी आपको इसकी डेफिनेशन देखने को मिली होगी। तो क्या होता है एटीन्यूएशन? द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल वाइल प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज नोन एज एटीन्यूएशन। कई बार क्या होता है, जो सिग्नल की जो रेंज होती है वो काफ़ी लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो आपकी सिग्नल्स जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक लंबे डिस्टेंस पर जाते जाते क्या हो जाते हैं, वीक पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, एटीन्यूएशन। कि स्ट्रेंथ जो आपकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे एक डिस्टेंस पर जाते जाते वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षीणन। हिंदी में बोलते हैं क्षीणन और इंग्लिश में बोलते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या रहेगा? द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल व्हाइल प्रोपगेटिंग थ्रू ए मीडियम। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि ट्रांसमीटर, यहाँ पर मान लो कोई ट्रांसमीटर है और मान लो यहाँ पर कोई रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल्स इसने भेजे और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस पर कई बार जाते जाते क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन के सिग्नल के स्ट्रेंथ के अंदर क्या हो गया, कमी यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है आपका एम्पलीफिकेशन। जब हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ में कमी आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, एम्पलीफिकेशन का। एम्पलीफिकेशन का यूज़ करके सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसे एम्पलीफायर्स का यूज़ किया जाता है, एम्पलीफायर्स का यूज़ करने के बाद क्या होते हैं, सिग्नल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो यही इसके अंदर दे रखा है, एम्पलीफिकेशन इज़ ए टेक्निक ऑफ एम्प्लॉइंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू इंक्रीज द सिग्नल्स एम्पलीट्यूड। ये सिग्नल्स का जो एम्पलीट्यूड होता है, जो हमारे लो स्ट्रेंथ के सिग्नल्स होते हैं उनको हाई स्ट्रेंथ के सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम आपका एम्पलीफिकेशन के अंदर रहेगा। और द सिग्नल्स इंटेंसिटी इज़ लाइक वाइज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस। इससे क्या होता है, आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, फिर उसे नेक्स्ट जो आपकी फेज़ होती है उसके अंदर आपका ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एम्पलीफिकेशन। अब आता है आपका रेंज। सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परास। तो ये क्या होगा आपका रेंज? इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज़ रिसीव्ड विद सुफिशिएंट स्ट्रेंथ। मान लीजिए यहाँ पर आपका सोर्स है और यहाँ पर आपका क्या है, डेस्टिनेशन है यानी कि रिसीवर है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का आपका डिस्टेंस रहेगा, इसी को हम बोलते हैं रेंज। यही रहेगी आपकी रेंज, ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का जो आपका डिस्टेंस होता है, जहाँ तक आपका सिग्नल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। नेक्स्ट आता है आपका बैंडविड्थ। तो देख लेते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ की डेफिनेशन है, बैंडविड्थ रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर द विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे स्पीच जो सिग्नल्स होते हैं आपकी, उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 300 से 3100 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें बैंडविड्थ निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, 3100 में से 300 घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2800, ठीक है। तो ये जो 2800 यहाँ पर आएगी, ये रहेगी आपकी बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है, एक फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है आपकी, जहाँ पर इक्विपमेंट आपका ऑपरेट होता है, ठीक है। बैंडविड्थ आपको निकाल आनी चाहिए, मिनिमम में से मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देना है, तो आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की रेंज आपकी निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये होता है आपका बैंडविड्थ। नेक्स्ट आता है मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है, लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स आर इनकैपेबल ऑफ बीइंग कन्वेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। As a result, it is superimposed on high frequency wave at the transmission point. This high frequency wave serves as a data carrier. This is called a modulation. दोस्तों कई बार क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी के जो आपके सिग्नल होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा नहीं पाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के जो आपकी वेव्स होती हैं उनको सुपर इम्पोज किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को लो फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपर इम्पोज किया जाता है, जिससे वो सिग्नल क्या हो जाता है, सूटेबल हो जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो ये रहेगा आपका मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव को
ठीक है, सुपर इम्पोज किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आता है आपका डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन का जो इन्वर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। और इसकी जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर एंड इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। रिसीवर एंड पर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को वापस भेजना कैरियर वेव के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डीमॉड्यूलेशन। और ये आपकी रिवर्स होती है मॉड्यूलेशन के। एग्जामिनर आपसे पूछे कि रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो ये होता है आपका डीमॉड्यूलेशन। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम रिपीटर। तो रिपीटर क्या होते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, जगह जगह पर क्या लगाते हैं, छोटे छोटे आपके रिपीटर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पर आपके सिग्नल्स भेजेगा, इसके पास सिग्नल आने के बाद दूसरे के पास भेजेगा, फिर दूसरे के पास आने के बाद ये इसके पास भेजेगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पर जब हमें ट्रांसमिशन करना होता है तो आपके छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर रिपीटर्स लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक रिपीटर्स आपको लगे हुए दिखेंगे, यहाँ पर आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो भेजे जाते हैं। ठीक है, ये 3 रिपीटर मान लो यहाँ पर आपको दिख रहे, बीच में आ गया आपका माउंटेन। अगर हम यहाँ पर रिपीटर नहीं लगाएंगे तो वो जो सिग्नल है वो यहाँ तक यूज़र के पास, रिसीवर तक नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, माउंटेन के ऊपर भी एक हम रिसीवर यहाँ पर लगा देते हैं, ये यहाँ से अपने सिग्नल्स भेजेगा और सिग्नल्स आपके रिसीवर तक आपके पहुंच जाएंगे। तो ऐसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए रिपीटर्स का छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर यूज़ किया जाता है और यही इसकी डेफिनेशन है। रिपीटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। याद रखना आपको, रिपीटर जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है रिसीवर का और ट्रांसमीटर का। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। रिसीवर का और ट्रांसमीटर का जो आपका कॉम्बिनेशन रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटर। A repeater picks up the signals from transmitter, amplifies and retransmit it to receiver, sometime with a change in carrier frequency. Repeater are used to extend the range of communication। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये क्या करते हैं, जो आपकी रेंज होती है कम्युनिकेशन सिस्टम की उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का यहाँ पर काम करते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं पुनरावर्तक। और ये आपके रिसीवर के और ट्रांसमीटर के संयोजन से बनते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे डिस्टेंसेस पर, छोटी छोटी दूरियों पर आपके लगाए जाते हैं, जिससे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एक लॉन्ग रेंज तक क्या हो सके, आराम से हो सके, कोई दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी न करना पड़े। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, वैसे तो दोस्तों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन काफ़ी डिटेल के अंदर है 12th NCERT के अंदर, लेकिन हमें इतना डिटेल के अंदर नहीं जाना है, ना ही हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, केवल आपको टाइप्स याद रखनी है मॉड्यूलेशन की। ठीक है, तो 3 टाइप्स की आपकी मॉड्यूलेशन होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलन, फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आवर्ती मॉड्यूलन, फिर आता है आपका फेज मॉड्यूलेशन यानी कि चरण मॉड्यूलन। तीनों आपको याद रखनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सी आपकी मॉड्यूलेशन की टाइप नहीं है, तो 3 आपको ये मिलेंगे ऑप्शन के अंदर और एक दूसरी वाली मिलेंगी। तीनों आपको याद होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ये आपकी मॉड्यूलेशन की टाइप्स आपकी रहेंगी। डेफिनेशन क्या क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, केवल आपको डेफिनेशन देख लेनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, द कैरियर वेव्स एम्पलीट्यूड वेरीज इन रिस्पॉन्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। यहाँ पर जो आपका काम करेगी वो करेंगे एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी करेगा सिग्नल के रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर वेरी करेगा आपका सिग्नल के रिस्पॉन्स के साथ। किसके अंदर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी इन्फॉर्मेशन सिग्नल के रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, तो नाम से ही ये पता आपको लग जाएगा। फेज के अंदर आपकी फेज चेंज होगी इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स के साथ। ठीक है, तो फेज़ के अंदर आपकी फेज़ वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर आपकी एम्पलीट्यूड वेरी करेगी। तो ये तीनों आपकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको टाइप्स देखने को मिलेंगी, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। व्हेन एम्प्लॉइंग रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन द ट्रांसमिटिंग एंटीना एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, जब इनको एम्प्लॉय किया जाता है तो वहाँ से जो ट्रांसमिटिंग एंटीना आपका होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका क्या करता है, एमिट करता है। और ये वेव आपकी ट्रैवल करती हैं किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू, और फिर वो जाती हैं आपकी रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर के पास दूसरे एंड पर। और कुछ यहाँ पर आपको प्रोपोगेशन, वेव प्रोपोगेशन मेथड्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। थोड़ा सा बेसिक था। रेडियो वेव्स के अंदर आपके जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होते हैं वो एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और फिर वो वेव्स आपकी स्पेस के थ्रू क्या करती हैं, ट्रैवल करके दूसरे एंड पर रिसीविंग एंटीना तक वो जाने का काम करती हैं। और कुछ यहाँ पर वेव प्रोपोगेशन है वो एक एक करके यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका ग्राउंड या सरफेस वेव प्रोपोगेशन, भूतरंग या भूपृष्ठीय तरंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका होता है, यहाँ पर आपकी एक सरफेस है आपकी अर्थ की, यहाँ पर आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है और यहाँ पर आपकी रिसीविंग एंटीना है। तो इस प्रकार से अर्थ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके सिग्नल्स भेजने का काम किया जाता है। इसका पूरा डिटेल, इसका थ्योरी एक एक करके हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, द ग्राउंड हैज़ सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस on transmission of signal waves from sending antenna to the receiving antenna in the form of wave propagation. The signal waves travels across the earth surface. जो ग्राउंड होता है, जो यहाँ पर ग्राउंड होता है वो काफ़ी यहाँ पर अहम रोल प्ले करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके सिग्नल्स जाते हैं वो अक्रॉस अर्थ सरफेस जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिग्नल्स देखने को मिलेंगे ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर। ठीक है, तो दोनों के एक ही नाम है, कभी आप कंफ्यूज हो सरफेस वेव और ग्राउंड वेव, भूतरंग या भूपृष्ठीय संचार व्यवस्था। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, द ग्राउंड वेव्स प्रोड्यूसेस करंट इन ग्राउंड वाइल प्रोपोगेटिंग ऑन द अर्थ सरफेस। जब ग्राउंड वेव प्रोपोगेट करती हैं तो ये क्या करती हैं, करंट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, करंट प्रोड्यूस करती हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस। एंड सेकंड पॉइंट है, इट ऑल्सो कर्व्ड अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ए रिजल्ट द ग्राउंड वेव एनर्जी इज प्रोग्रेसिवली अब्जॉर्ब बाय द अर्थ, द ग्राउंड वेव्स पावर डिक्लाइंस। दोस्तों यहाँ पर जब ग्राउंड जो हमारा होता है वो क्या करता है, जो आपकी वेव्स जा रही है, ठीक है, इसकी एनर्जी को क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी वेव्स जा रही है, हमारा जो ग्राउंड होता है ये क्या करता है, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो पावर होती है उसको कम कर देता है। और ये जो आपका ग्राउंड वेव होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आपका नहीं होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका काम में लाया जाता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। क्योंकि यहाँ पर जब सिग्नल्स आपके ट्रांसफ़र होते हैं तो इनके अंदर आपकी एनर्जी अब्जॉर्बिशन का काम करती है आपकी अर्थ सरफेस, और उनसे क्या होता है, सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, अच्छी तरह से रिसीवर तक सिग्नल्स जा नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन द ग्राउंड वेव अब्जॉर्ब पावर ड्रॉप्स। एटीन्यूएशन इन इज अ टर्म फिनोमिना ऑफ ग्राउंड वेव्स लूजिंग इज पावर। ठीक है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है ग्राउंड वेव्स की जो आपकी पावर है वो कम हो जाती है, और ऐसा करने से आपको एटीन्यूएशन देखने को मिलता है। और एटीन्यूएशन क्या होता है, आपका सिग्नल की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, द एटीन्यूएशन ऑफ ग्राउंड वेव्स इंक्रीज रैपिडली एज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस। एटीन्यूएशन जो होती है, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है बहुत तेज़ी से जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज ए रिजल्ट ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन इज अनसुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी
सिग्नल वेव्स और कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग डिस्टेंस पर आपका ये जो आपका प्रोपोगेशन है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, सरफेस वेव प्रोपोगेशन, ये काम नहीं देता है। और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल वेव्स पर ये आपका अनसुटेबल रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क इसको कर लेना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द एंटीना शुड हैव ए साइज दैट इज अप्रोप्रिएट टू सिग्नल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू ब्रॉडकास्ट एफिशिएंटली। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो एंटीना है उसे एक प्रॉपर साइज़ का लगाया जाता है ताकि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और जो आपका सिग्नल है उसे आराम से एफिशिएंटली ब्रॉडकास्ट किया जा सके। तो ये इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट आता है आपका स्काई वेव्स या व्योम तरंगें। दोस्तों आपने ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जब आपकी रे हैं, ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये मान लीजिए आपका रेयर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है, एक आपका डेंसर मीडियम है। तो हमने पढ़ा था कि जब आपकी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती हैं तो क्या करती हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी। अर्थ की जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, ये वही लेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले रेयर टू डेंसर में जाएंगे, फिर थोड़ा सा झुकेंगे, फिर अगले वाले में थोड़ा सा आपके झुकेंगे, फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे रेयर टू डेंसर, फिर आपके झुकेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले के अंदर, थर्ड वाले के अंदर देखिए कुछ आपके जो सिग्नल होते हैं वो क्या करते हैं, आइनोस्फियर, जो आइनोस्फियर आपकी लेयर होती है वहाँ से टकराते हैं और टकराकर आपके दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपके बैंड हो जाते हैं और फिर वो अर्थ तक यहाँ पर यानी कि रिसीवर तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो अर्थ की जो आपकी लेयर होती हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी आइनोस्फियर, ठीक है। चलिए इसके अंदर पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इन द प्रोपोगेशन ऑफ स्काई वेव्स द आइनोस्फियर प्लेज ए क्रूशियल रोल। जैसे मैंने आपको बताया था, देखा, स्काई वेव्स के अंदर जो आपकी आइनोस्फियर होती है ये क्रूशियल रोल प्ले करने का यहाँ पर काम करती है। द अर्थ एटमोसफियर इज सेपरेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स। जो आपकी अर्थ एटमोसफियर होती है अलग अलग भाग होते हैं उसके, ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल हो गया आपका, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल हो गया, मीजोस्फियर मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, ठीक है। तो ये सारी आपकी अर्थ की क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी लेयर आपको देखने को मिलती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आइनोस्फियर। और स्काई वेव्स के प्रोपोगेशन के अंदर जो आपकी आइनोस्फियर होती हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करने का काम करती है। यहीं पर आपकी जो वेव्स होती हैं वो टकरा कर आपकी रिसीवर तक पहुँचती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द आइनोस्फियर ऑफन नोन एज थर्मोस्फियर। जो आपकी आइनोस्फियर होती है इसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, रैपिड इंक्रीज आपको देखने को मिलता है और ये आपकी अर्थ एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर आपकी रहेगी। आइनोस्फियर आपकी आउटर मोस्ट लेयर रहती है, सभी को पता होगा ये बात तो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर के अंदर रैपिडली आपका इंक्रीज देखने को मिलता है और आइनोस्फियर को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फियर। नेक्स्ट आपका दे रखा है, वी हैव न्यूमेरस लेयर ट्रोपोस्फियर सबसे डी आपका पार्ट है, स्ट्रेटोस्फियर का ई है, स्ट्रेटोस्फियर का F1 है आपका, मीजोस्फियर का, ये पार्ट्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ये आपको याद यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही आपको करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेजेंस ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ आयंस और चार्ज पार्टिकल्स गिव्स द आइनोस्फियर इट्स नेम। आइनोस्फियर का नाम आइनोस्फियर क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ आयंस होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये एब्जॉर्ब करती हैं आपकी यूवी रेज़ को आपकी एब्जॉर्ब करने का काम यहाँ पर करती हैं कौन, आइनोस्फियर। नेक्स्ट पॉइंट है, अदर हाई एनर्जी लाइट फ्रॉम द सन बाय द एयर मोलिक्यूल कोज आइनाइजेशन। और ये जो आपकी हाई एनर्जी लाइट होती है जो आपके सन से निकलती है और वो क्या करती हैं, आपकी आइनाइजेशन कोज करने का यहाँ पर काम करती हैं। ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं ये आपको आइनोस्फियर के अंदर ही देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इन स्काई वेव प्रोपोगेशन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेंडिंग इन दिस ईयर एंड डाइवर्टिंग टुवार्ड्स द अर्थ इज बेनिफिशियल इन ऑप्टिक्स दिस इज एनालोगस टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिक्स के अंदर ये क्या होता है, बिल्कुल आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, जो आपकी आइनोस्फीयर होती है, आइनोस्फीयर से उस सिग्नल्स आपका जाता है, पहले थोड़ा बैंड होता है रेयर टू डेंसर। दोबारा देखते हैं, यहाँ से सिग्नल गया, फिर वो थोड़ा सा बैंड हुआ, फिर वो थोड़ा सा बैंड हुआ, फिर वो आइनोस्फीयर से टकराकर आपका अर्थ सरफेस पर आता है। ठीक है, तो काफ़ी क्रूशियल रोल इसका रहता है यहाँ पर स्काई वेव्स प्रोपोगेशन के अंदर। किस लेयर का, आइनोस्फीयर का, ये आपको याद यहाँ पर रखना है हर हाल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इन स्काई वेव प्रोपोगेशन रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1710 टू 40 मेगा हर्ट्ज आर प्रोपोगेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी हमने पढ़ा है बेशक उसको भूल जाना कि इसके अंदर आइनोस्फीयर का क्रूशियल रोल रहता है, कि ये याद कर लेना। और एक याद कर लेना फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर रेडियो वेव्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट छपा हुआ मिल सकता है 1710 किलो हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज। यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज रहेगी ये क्या रहेगी, 1710 किलो हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज। जब MCQs लगाओगे तब आपको डायरेक्ट ये डाटा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है और इम्पोर्टेंट है स्पेस वेव्स, अंतरिक्ष तरंगें। यहाँ पर आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ पर आपका रिसीविंग एंटीना है। इसकी जो हाइट है वो HR है, इसकी जो हाइट है वो ST है। चलिए इसके अंदर आ ही जाएगा सारी बातें। फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना स्पेस वेव ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये आपका रिसीविंग एंटीना है। यहाँ पर जो आपका वेव, स्पेस वेव ट्रैवल करती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट पाथ के अंदर आपको यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हुई नज़र आती हैं। किसके अंदर, स्पेस वेव प्रोपोगेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट है स्पेस वेव आर एम्प्लॉयड फॉर लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन लाइक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव लिंक्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। स्पेस वेव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, आपका लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जैसे आपके हो गए टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी वेव्स का यूज़ होता है, तो ये होता है आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन का। स्पेस वेव प्रोपोगेशन आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव्स लिंक्स, इनके अंदर आपकी स्पेस वेव प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि अंतरिक्ष तरंग प्रसारण आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। ये 2 पॉइंट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। यहाँ पर जो आपकी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर, और किस किस के अंदर होता है ये आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव लिंक्स और आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन is impeded at same point due to curvature of globe। ग्लोब की वक्रता के कारण किसी बिंदु पर लाइन ऑफ विजन प्रसार बाधित हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये आपको क्या दिखा रखा है, एक ग्लोब। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सिग्नल्स आते हैं तो ये टकराएंगे भाई। ठीक है, ग्लोब से तो टकराएंगे, और टकराने से क्या होगा, सिग्नल्स के अंदर क्या होगा, एटीन्यूएशन आएगा, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को क्या होगे, कम यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल्स भेजेगा तो इससे टकराएंगे, तो आगे सिग्नल्स कैसे जा पाएंगे, तो बाधित तो हो नहीं है। तो यही यहाँ पर बोल रखा है कि ग्लोब के कर्वेचर के कारण यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाधित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना is the distance at which they can see each other। it is also known as DM range of communication। यहाँ पर आपको DM देखने को मिलेगा। ये है पूरा यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके रिसीविंग एंटीना तक का जो आपका डिस्टेंस होता है ये होता है DM। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज हाइट कैन बी इंक्रीज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। जो आपकी कम्युनिकेशन की रेंज है स्पेस वेव कम्युनिकेशन की, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एंटीना की हाइट को बढ़ा सकते हैं, जो आपके सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ट्रांसमिटिंग एंड पर और रिसीविंग एंड पर।
नेक्स्ट पॉइंट है द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट, यानी कि कम्युनिकेशन रेंज DM बिटवीन टू ट्रांसमिटिंग एंटीनाज ऑफ हाइट ST एंड रिसीविंग एंटीनाज ऑफ हाइट HR एज बी कैलकुलेटेड बिलो। ठीक है, तो DM होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ST आपकी ट्रांसमिटिंग हाइट एंटीना की हाइट होती है और HR होती है आपकी रिसीविंग एंटीना की हाइट, और ये दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में जो आपका ये डिस्टेंस होता है, जहाँ पर ये आप दूसरे को इजीली देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, DM, डिस्टेंस। इसका दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है मेरे भाई, न्यूमेरिकल बनेगा सीधा यहाँ से। ठीक है, याद रखना है फॉर्मूला को। 2RST, 2R हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ, HT हो गया आपका हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और ये HR हो गया आपका हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। आपको डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आपसे DM पूछ सकता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल भी हमारा आ गया है। एग्जाम्पल देख लीजिए, टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव लिंक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट यूज स्पेस वेव मोड ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, माइक्रोवेव लिंक, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं, स्पेस वेव प्रोपोगेशन के। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, NCERT का न्यूमेरिकल है। ए ट्रांसमिटिंग एंटीना एट द टॉप ऑफ टावर हैज़ हाइट 32 मीटर एंड ए हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना 50 मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस दैम फॉर सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन इन LOS मोड, लाइन ऑफ साइट गिवन रेडियस ऑफ अर्थ आपको दी गई 6.4 गुना 10 की पावर 8। ठीक है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें पता ही है, √2RST प्लस में √2RHR। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे, 2 गुना 32, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी दे रखी है हमें, 6.4 गुना 10 की पावर 6 अंडर रूट में है। फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर जो आपकी हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना है वो कितनी है, 50 है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 45.5 गुना 10 की पावर 3। तो यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 45.5 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप रहेगी, ये याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका साइज़ ऑफ एंटीना, और साइज़ ऑफ एंटीना से मॉक टेस्ट के अंदर भी हमने क्वेश्चन डाला था, आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। द एंटीना शुड बी एट लीस्ट 4 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल वेयर इज़ द वेवलेंथ वेयर यहाँ पर लैम्डा आएगा, वेयर लैम्डा इज़ द, यहाँ पर लैम्डा आएगा, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल, यहाँ पर लैम्डा कर लेना, वेयर लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो जो एंटीना होता है उसे एटलीस्ट 4 टाइम्स होना चाहिए किसके, जो आपकी सिग्नल की वेवलेंथ होती है उसके। एंटीना सिग्नल की तरंग दैर्घ्य का कम से कम 4 गुना होना चाहिए। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल भी आ गया हमारा, इसी पर न्यूमेरिकल आ गया। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एंटीना नीडेड टू ए सिग्नल ऑफ 500 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मिनिमम लेंथ आपसे पूछी गई है कि आवश्यक लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको फार्मूला यहाँ पर याद होना चाहिए, λ/4। ठीक है, आपसे अगर मिनिमम लेंथ, आवश्यक लंबाई पूछी जाए तो होती है λ/4, और लैम्डा हमें पता है C = न्यू लैम्डा कर लो या F लैम्डा कर लो। F क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो F की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करो तो क्या आएगा आपका C/4F। ठीक है, अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, देख लो इसको, 3 गुना 10 की पावर 8 अपॉन में 4, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 5, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे, 10 की पावर 3 5 से। ठीक है, अब इसको काटापीटी कर लेना, आपका 150 मीटर आ जाएगा, और जो आपकी लेंथ रहेगी, आपका मिनिमम जो आपकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 150 मीटर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको आपको याद रखना है। चलिए अब इम्पोर्टेंट आ जाता है सिग्नल की बैंडविड्थ, सिग्नल की बैंडविड्थ। ठीक है, तो आता है सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्पीच सिग्नल की रेंज वो होती है
300 से 3100 हर्ट्ज। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछ जाएगी स्पीच सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 300 से 3100 हर्ट्ज। अब यहाँ पर हम बैंडविड्थ निकालना चाहें तो क्या होगा, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बैंडविड्थ जो आएगी आपकी 2800 हर्ट्ज। ठीक है, तो स्पीच सिग्नल की आपसे बैंडविड्थ पूछी जाएगी जब हम MCQ करेंगे तो वहाँ पर क्या रहेगी 2800 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी की रेंज स्पीच सिग्नल के अंदर आपकी रहेगी 300 से 3100 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एनी म्यूजिक रिक्वायर ए बैंडविड्थ ऑफ 20 हर्ट्ज। म्यूजिक के अंदर कितनी बैंडविड्थ होनी चाहिए आपकी, कम से कम वो होती है 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है वीडियो ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 4.2 मेगा हर्ट्ज। वीडियो ट्रांसमिशन के लिए 4.2 मेगा हर्ट्ज आपकी रहेगी। नेक्स्ट आपकी फॉर ट्रांसमिशन द टेलीविज़न सिग्नल विच इंक्लूड बोथ साउंड एंड पिक्चर, इसके अंदर आपकी 6 मेगा हर्ट्ज रहेगी। ठीक है, टेलीविज़न सिग्नल्स जिसके अंदर आपके साउंड्स और पिक्चर्स दोनों आ जाते हैं, तो उनको ट्रांसमिट करने के लिए जो मिनिमम बैंडविड्थ आपकी रहेगी वो 6 मेगाहर्ट्ज रहेगी। सारी चीज़ें आपको याद यहाँ पर रखनी है। अब आते हैं आपके ट्रांसमिशन मीडियम के बैंडविड्थ। कोएक्सियल केबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोएक्सियल केबल्स जो आपकी वायर मीडिया के अंदर यूज़ होती हैं, इनके अंदर बैंडविड्थ कितनी होती है आपकी 750 मेगाहर्ट्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, पूरा हमने डिटेल के अंदर कर रखा है। तो इसके अंदर जो आपकी रेंज रहेगी फ्रीक्वेंसी की वो रहेगी 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज। 1 टेराहर्ट्ज से 100 टेराहर्ट्ज देखने को यहाँ पर मिलेगी, और 1 टेराहर्ट्ज आपका 1012 हर्ट्ज के बराबर होता है। ये रेंज आपको याद यहाँ पर रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है डिटेक्शन। आपने ये मॉक टेस्ट के अंदर भी देखा होगा। तो ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव इज़ नोन एज डिटेक्शन। ये आपकी प्रोसेस होती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से रिकवर करने की, आपकी प्रोसेस रहेगी डिटेक्शन। ठीक है, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुनः प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, डिटेक्शन। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं आपके फ्रीक्वेंसी बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। AM ब्रॉडकास्ट के लिए फ्रीक्वेंसी बैंड क्या रहेगा, 540 से 1600, मिनिमम 540 और मैक्सिमम आपका 1600। FM ब्रॉडकास्टिंग 88 से 108। ठीक है, तो 88 से 108 आपको FM ब्रॉडकास्ट देखने को मिलेगी। जैसे अपने यहाँ पर कोई 93.5 है, कोई 92.7 है, कोई 100 पॉइंट कुछ है, कोई कुछ है। ठीक है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज दे रखी है। ठीक है, अगर उनको सेम फ्रीक्वेंसी दे दी जाए तो सिग्नल्स क्या है, प्रॉपरली रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएंगे, दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उनको ऐसे होने से बचाने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट कर रखी है। किसी को 92, 93.5, किसी को 101 पॉइंट समथिंग, किसी को कुछ। ठीक है, तो ये रेंज आपको याद रखनी है और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर आते हैं आपकी टेलीविज़न। तो टेलीविज़न के अंदर मिनिमम आपकी 540 और मैक्सिमम आपकी 890। ठीक है, 540 से 72 मेगाहर्ट्ज ये आपकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा टेलीविज़न के अंदर आपकी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होती है, तो ये होती है 54 से 72। नेक्स्ट आता है आपका 76 से 78 मेगाहर्ट्ज। ये टीवी के लिए कितनी होती है, 76 से 78 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। अब देख रहे हो यहाँ पर 88 के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है वो 108 तक इसको लोड की गई है FM को। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को अलग अलग यहाँ पर क्या की गई हैं, फ्रीक्वेंसीज अलॉट की गई हैं। तो ये आपको एक बार देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल्यूलर मोबाइल रेडियो, अगर मोबाइल से बेस स्टेशन की आपसे पूछ जाए, मोबाइल से बेस स्टेशन की होती है 896 से लेके 901 मेगाहर्ट्ज। ये क्वेश्चन अगर TCS के द्वारा पूछा गया था, मोबाइल टू बेस स्टेशन आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 896 से 901। फिर बेस स्टेशन से मोबाइल ये रहेगी 840 से 935। ठीक है, तो ये देख लेना। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए अपलिंक और डाउनलिंक ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी। इसकी PDF ले लेना आप, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लेना। कम्युनिकेशन के मोड्स क्या होते हैं, तो कम्युनिकेशन के मोड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन।
तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं ये किसी एक तार से ही जुड़े होते हैं। जैसे आपका टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीफोन के अंदर जो आपका ट्रांसमीटर होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ, तो हम दोनों क्या है किसी एक तार से ही जुड़े हुए हैं। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर जब एक तार से आपका जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन, उसे हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और टेलीफोन इसका एग्जाम्पल यहाँ पर रहेगा। फिर आता है आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या है, जैसे मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मुझे हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। तो यही रहेगा इसके अंदर जो आपका इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन आपकी सिंगल ट्रांसमीटर के द्वारा दी जाती है, लेकिन जो रिसीवर होते हैं वो काफ़ी अधिक होते हैं। जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोग देखते हैं उनको, एक नहीं देखता है, हज़ारों देखते हैं, तो क्या होता है आपका ब्रॉडकास्ट मोड। और ब्रॉडकास्ट मोड के अंदर आपके कौन से आएंगे, टेलीविज़न और रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न और रेडियो आपके ब्रॉडकास्ट मोड के अंदर आने वाले हैं। ये आपको उदाहरण इसके याद रखने हैं। अब कुछ मेजर माइलस्टोन देख लेना एक बार, इसको पूछे जा सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इतनी वो पूछेगा। सब मेजर माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो 1835 के अंदर इन्वेंशन किया था टेलीग्राफ का, किसने किया था, सैमुअल एफ.बी. मोर्स और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। पूछ सकता है एग्जामिनर, ये पूछ सकता है टेलीग्राफ वाला, ठीक है। 1835 के अंदर आपका इन्वेंशन हुआ था, किसका हुआ था, टेलीग्राफ का, किसके द्वारा, सैमुअल एफ.बी. मोर्स और सर चार्ल्स व्हीटस्टोन के द्वारा। फिर आता है आपका 1876, तो 1876 के अंदर आपका टेलीफोन इन्वेंट हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, बेल और एंटोनियो म्यूच्ची के द्वारा, ग्राहम बेल और एंटोनियो म्यूच्ची के द्वारा। फिर आता आपका 1895, इसके अंदर टेलीग्राफी आई आपकी, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र बोस और जी मार्कोनी के द्वारा, वायरलेस टेलीग्राफी आपकी आई थी, ठीक है, याद रख लेना इसको। फिर आता आपका टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट का इन्वेंशन आपका जोहन लोगी बियर्ड के द्वारा 1936 के अंदर। फिर है आपका फैक्स, ठीक है, तो ये किसका था, आपका रेडियो फैक्स था, अलेक्जेंडर बेन्स का, 1955। फिर आता आपका 1968 के अंदर अर्पानेट, जेसीआर लिकलाइडस अर्पानेट। फिर आता आपका 1975 फाइबर ऑप्टिक्स, बेल लैबोरेटरीज़ की फाइबर ऑप्टिक्स का इन्वेंशन यहाँ पर होता है 1975 के अंदर। नेक्स्ट आपका WWW वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 से 1991, ठीक है। तो कुछ माइलस्टोन थे आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेके आया हूँ। चलिए फर्स्ट आता है आपका, फटाफट करेंगे, टेलीफोनी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो टेलीफोन क्या होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है। टेलीफोनी क्या रहता है, पॉइंट टू पॉइंट, और ब्रॉडकास्ट के अंदर आपके रेडियोज़ और टेलीविज़न आ गए, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रेडियो एंड टेलीविजन्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या है आपके, ब्रॉडकास्ट, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग, डायग्राम डिपिक्टिंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, हमें क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे कंप्लीट होगा हम देख ही चुके हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, ट्रांसमीटर आएगा, बीच में कोई चैनल आएगा यानी कि कोई मीडियम आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा आपका, रिसीवर आएगा। तो ट्रांसमीटर, मीडियम और रिसीवर, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक बुनियादी संचार प्रणाली में क्या होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। इन्फॉर्मेशन सोर्स के बाद क्या होता है आपका, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, चैनल्स के पास भेजा जाता है। चैनल के पास भेजने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपकी रिसीवर के पास जाती हैं, और रिसीवर के पास भेजने के बाद आपकी यूज़र के पास जाती हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, BADEC, BADE और C। ठीक है, सही होगा ये, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, सॉरी।
चलो नेक्स्ट बताओ, इन्फॉर्मेशन कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज, विद्युत रूप में परिवर्तित और संचरण के लिए उपयुक्त सूचना क्या कहते हैं? तो क्या होता है आपका सिग्नल, सिग्नल रहेगा। और नॉइज़ क्या होता है आपका, अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जो आपके चैनल के अक्रॉस आते हैं, या आपके इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं। ट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं और चैनल्स के थ्रू रिसीवर के पास उसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रेसिंग एनी इन्फॉर्मेशन बाय चेंजिंग द ओरिजिनल सिग्नल, मूल सिग्नल को बदलकर किसी जानकारी को प्रभावित करने की प्रक्रिया क्या होती है? दिमाग खराब हो रखा है। क्या होता है, जो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स के ऊपर क्या किया जाता है, सुपर इम्पोज किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। ऑप्शन ए आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई। एटेन्यूएशन ऑफ ए सिग्नल इज, एक संकेत की क्षीणता क्या होती है? तो एटेन्यूएशन क्या होती है भाई, ये होती है आपकी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल व्हाइल प्रोपोगेटिंग। ठीक है, प्रसार करते समय सिग्नल की जो ताकत होता है उसमें क्षति आना आपकी क्या होती है, क्षीणता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, सिग्नल का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हमने आपको देखा था एम्पलीफिकेशन किया जाता है। जब आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो क्या किया जाता है, आपके एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, रिपीटर स्टेशन आर यूज टू, पुनरावर्तक स्टेशनों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, एक संचार प्रणाली की सीमा का विस्तार करने के लिए। ठीक है, एक रेंज आपकी बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर है और यहाँ पर आपका रिसीवर है और जगह जगह आपके रिपीटर लगाए जाते हैं, और ऐसा करने से क्या होता है, आपकी रेंज बढ़ जाती है। Next, the waveform of information which is being impressed upon carrier wave is called, वह वेव जो आपकी कैरियर वेव पर इम्प्रेस की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन ये जो वेव होती है इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग वेव। ऑप्शन सी आपका राइट यहाँ पर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए मैसेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगा हर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। द मॉड्यूलेशन इंडेक्सिस, एक 5 किलो हर्ट्ज की आवर्ती का संदेश है आपका। ठीक है, और 2 वोल्ट की शिखर वोल्टेज का उपयोग आवर्ती 2 मेगाहर्ट्ज की वाहक तरंग और 10 शिखर वोल्टेज की मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है। तो मॉड्यूलन सूचकांक आपको बताना है। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का, कॉपी में नोट्स बनाओ ना, ठीक है, तो उसके अंदर लिख लेना मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलेटेड वेव की एम्पलीट्यूड कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2 वोल्ट। कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला तो है AM/AC। याद रख लेना, ये म्यू होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का। तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.2। याद रख लेना भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला से आपके न्यूमेरिकल यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल हैव ए बैंडविड्थ इन द रेंज ऑफ, समाक्षीय केबल की जो सीमा में बैंड की चौड़ाई होती है कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 750 मेगाहर्ट्ज। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, हमने कर ही लिया है ये। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन ऑफ मॉड्यूलेशन ऑफ वेव्स, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों के मॉड्यूलेशन के लिए एक वैध विकल्प नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि मॉड्यूलेशन आपके 3 टाइप के होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और आपके फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, इसके अंदर आपके फेज आपके चेंजेस होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिग्नल का रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग। इसके नेक्स्ट है आपके फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है जो आपके सिग्नल्स का जो रिस्पॉन्स होता है उसके अकॉर्डिंग। एम्पलीट्यूड में आपके एम्पलीट्यूड वेरी करती है। वेलोसिटी कोई मॉड्यूलेशन आपका मॉड्यूलेशन नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच मैनर डज करंट और वोल्टेज वेरीज इन ए एनालॉग सिग्नल, समय के साथ एनालॉग सिग्नल में धारा और वोल्टेज किस तरीके से बदलता है। तो इसके अंदर क्या होता है आपके कंटिन्यूसली चलता है, वो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यूसली इसका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर 16, द बैंड विथ सुफिशियंट फॉर कॉमर्शियल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के अंदर क्या होते हैं स्पीच सिग्नल्स आपके। ठीक है, तो किस रेंज के अंदर होते हैं 300 से 3100। अब यहाँ पर हम बैंडविथ निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे मैक्सिमम में से मैक्सिमम में से मिनिमम घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 2800। तो 2800 हर्ट्ज आपका सही रहेगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखो, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यूजिंग फाइबर्स इज परफॉर्म्ड इन फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, तंतु का उपयोग करते हुए प्रकाश संचार की किस आवर्ती रेंज में किया जाता है। तो क्या होता है आपका 1 टेराहर्ट्ज से 1000 टेराहर्ट्ज। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज बिलोंग्स टू, रेडियो तरंगों की आवृत्ति 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक की होती है। तो किसकी होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, अल्ट्रा उच्च आवर्ती बैंड की आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहेगी 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज यूज टू सेंड रेडियो वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, रेडियो तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन है। तो स्पेस वेव, स्काई वेव और ग्राउंड वेव, तीनों का आपका यूज किया जाता है रेडियो वेव्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, ऑल ऑफ दीज। चलो नेक्स्ट आ गया ना न्यूमेरिकल। ए टीवी टावर हैज़ हाइट ऑफ 100 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड। तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे ही रखा है, तो क्या होगा इसका जो मैंने आपको फार्मूला लगाया था वही बताना। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है √2HR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 2 तो है ही, एज इट इज़ रहेगा। हाइट यहाँ पर दे रखी है, हाइट आपकी दे रखी है 100, ठीक है ना, 100 दे रखी है। ठीक है, फिर 8 × 10⁶, इन दोनों को सोल्व कर लेना, 40 किलोमीटर आपका आ जाएगा। सही है, 40 किलोमीटर, सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेव्स ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली प्रोपोगेट्स बाय मीन्स, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज की तरंगें सामान्य रूप से किससे माध्यम से प्रचारित होती हैं। तो कौन से होती हैं स्पेस वेव से। ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है आपकी। नेक्स्ट आपका, फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आर यूज्ड बिकॉज, उपग्रह से पृथ्वी स्टेशन तक संचार के लिए माइक्रोवेव आवृत्तियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि काफ़ी चैनल्स का यूज़ किया जाता है, कई चैनल्स आपके का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है जब आपका कम्युनिकेशन होता है सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन से। नेक्स्ट, टेलीविज़न सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑर्डिनरली बियॉन्ड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू, टेलीविज़न सिग्नल सामान्यतः एक विशेष दूरी से अधिक किसके कारण प्राप्त नहीं होते हैं। तो किसके कारण प्राप्त नहीं होते हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ से। क्या होता है जो आपका कर्वेचर होता है अर्थ से, ऐसे आपके सिग्नल्स जो आपके जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ से क्या करते हैं जो आपकी सरफेस होती है इसकी एनर्जी को क्या करती है एब्जॉर्ब करती है वेव्स की। तो ऐसा करने से क्या होता है जो सिग्नल्स की पावर होती है उसके अंदर कमी आ जाती है। तो इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं आपके टेलीविज़न सिग्नल्स रिसीव्ड नहीं हो पाते हैं एक लंबी दूरी तक। चलो भाई नेक्स्ट, इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज़ इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्टेड द सिग्नल,
संचार प्रणाली में रव सिग्नल को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक संभावना कहाँ पर रहती है? तो सबसे अधिक संभावना कहाँ पर होती है? आपकी चैनल पर। ठीक है, सिग्नल आपका जो आपका नॉइज़ होता है वो इफ़ेक्ट करता है मोस्टली चैनल को। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 वेव्स दे रखी हैं ए बी सी, ये आपका मॉक टेस्ट में डाला था 1600 किलोहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़ और 60 मेगाहर्ट्ज़ रिस्पेक्टिवली। ट्रांसमिट होती हैं एक प्लेस से दूसरे स्थान पर, और आपको बताना है इसके अंदर कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो सबसे कम किसका है? ए जो रहेगी आपकी, ये सबसे कम रहेगा 1600 किलोहर्ट्ज़, तो ये कौन सी हो जाए? आपकी ग्राउंड वेव। फिर उससे ज़्यादा 5 मेगाहर्ट्ज़, तो ये कौन सी रहेगी? स्काई वेव। फिर आएगा आपका स्पेस वेव। तो ए ट्रांसमिट वाया ग्राउंड वेव, बी आपकी स्काई वेव और सी आपकी स्पेस वेव। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांसड्यूसर नहीं है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ना कि उसी फॉर्म को चेंज करता है। ये केवल सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है, फॉर्म नहीं बदलता है। लेकिन जो लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन होते हैं ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एम्पलीफायर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम द सिग्नल इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम द रेडियो इज़ टू। संचार प्रणाली के अंत में सिग्नल का रेडियो से परिवर्तित किया जाता है। तो सिग्नल क्या होता है? आपका साउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बी ए आपका राइट हो जाएगा, रेडियो के अंदर। नेक्स्ट, वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय ए माइक्रोफोन इज। माइक्रोफोन द्वारा उत्पन्न वोल्टेज सिग्नल किस प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके एनालॉग इन नेचर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्काई वेव इज़। आकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है आपकी 3 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है कंप्लीट कम्युनिकेशन। इससे ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा और भी एमसीक्यूज़ थे, ठीक है, तो वो आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।